गुड इवनिंग। आज एपिसोड नंबर 3 ऑफ मेजरमेंट्स, जिसमें मैं कुछ थोड़ा सा पोर्शन हीट का आपको जो पढ़ा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में टेम्परेचर के बारे में बात की थी और उसी हिसाब से अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हीट, मैंने बताया था इट इज़ एन एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी। एंड एनर्जी को अगर चांस मिलता है तो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो किस बॉडी में से किस बॉडी में फ्लो करेगी, क्या इसका डिसीजन हीट करता है? हीट एनर्जी कितनी है वो करती है? नो। सपोज करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसके अंदर एनर्जी 5000 जूल है, और इसको चिपका कर अगर मैं एक छोटा ब्लॉक डाल दूं जिसमें एनर्जी 50 जूल है, लेकिन इस छोटे ब्लॉक का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और ये बड़े ब्लॉक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको मालूम है इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसलिए उस बात की मैंने इसमें दोनों में 270 भी जोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। ओके, अभी तो ज़्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर की बात। इवन दो द हीट इन दिस बिगर ब्लॉक इज मोर, even then the temperature of the smaller block is more. Hence, instead of heat energy flowing from this big block to a small block, नहीं होगा। एनर्जी हमेशा फ्लो करेगी ऐसे कंडीशन में छोटे ब्लॉक से बड़े ब्लॉक के लिए। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो जिस ब्लॉक का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर वाले ब्लॉक से कम टेम्परेचर वाले ब्लॉक की तरफ कंडक्शन होगा और हीट विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। कब तक? जब तक इन दोनों ब्लॉक्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अब वो कुछ भी हो सकता 55 डिग्री पर अटक जाए या 54 डिग्री पर, 54 डिग्री पर अटक जाए या फिर 60 डिग्री चला जाए, वो तो कैलकुलेशन का सवाल है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर एक होना चाहिए। दिस इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। The heat will always flow from a body of higher temperature to the body of lower temperature. थर्मल इक्विलिब्रियम होना ही चाहिए। तो इसको आगे और अगर अपन बढ़ाएं तो आप लोग करते हो ठंड के दिनों में गीज़र में से गर्म पानी निकालते हो जिसमें आप हाथ भी नहीं डाल सकते क्योंकि उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, और ठंडा पानी लेते हो जो कि 20 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस पर है। दोनों को मिक्स करते हो तो क्या होता है, जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी है वो कम टेम्परेचर वाले पानी के साथ मिक्स होता है और थोड़ी देर में आप देखते हो कि वो पूरी की पूरी वाटर बॉडी एक सेम टेम्परेचर पर आ जाती है, और उस सेम वो टेम्परेचर इतना होता है कि यू आर कंफर्टेबल इनफ टू बेथ विद दैट वाटर। तो किसी भी चीज को अगर आप हीट करते हो तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर कोई बड़ा ब्लॉक है और उसको हीट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। और किसी चीज को जो कि छोटी है उसको भी अगर उतनी ही हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बहुत फास्ट बढ़ेगा। What does this mean? This means the heat supplied Q is directly proportional to the mass of the object.
Also, Q is directly proportional to change in the temperature. कम हीट दोगे कम चेंज आएगा टेम्परेचर में, सेम ब्लॉक अगर है तो। ज़्यादा हीट दोगे ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा अगर सेम मास का ब्लॉक है तो इसलिए Q is also directly proportional to delta T. What do you mean by delta T? अब 9 में डेल्टा सिग्निफाइज चेंज, दैट मीन्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं T2 minus T1, where T1 is the initial temperature and T2 is the final temperature. So I can combine these two proportionalities and I can write Q is proportional to mass multiplied by change in temperature. Okay? प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसके अंदर डालना पड़ता है। तो Q कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T, वेयर S is known as the specific heat capacity, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, specific heat capacity of that particular substance. Okay? Now, how do you define specific capacity of any substance? The specific capacity of a substance is the heat required to increase the temperature of 1 kg या unit mass of substance by 1 degree Celsius. फिर से समझो क्योंकि ये समझना जरूरी है। The specific capacity of any substance is defined as the heat required to increase the unit mass of a substance by 1 degree Celsius. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो specific heat capacity of water is 4180 joule per kg per degree Celsius. Now, what does this mean? इसको समझो। तो अगर आप 1 किलो पानी लेते हो 1 kg मतलब यूनिट मास, 1 kg यानी यूनिट मास, आप यूनिट मास यानी कि 1 kg पानी लेते हो और उसको आपके गैस के चूल्हे के ऊपर गर्म करने के लिए रखते हो, मतलब आप हीट सप्लाई कर रहे हो। हीट की यूनिट क्या है, जूल में हीट सप्लाई कर रहे हो या कैलोरी में, वैसे अपन जूल की बात करेंगे तो जूल में आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो। एग्जैक्टली 1 kg पानी लिया है, ओके और वो उसका इनिशियल टेम्परेचर जब आपने उसको रखा है गैस के ऊपर, एट दैट टाइम द टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस और आपको उसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस करना है। 1 किलो पानी का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो आपको जो हीट लगेगी दैट विल बी 4180 जूल्स। इतनी हीट अगर आप सप्लाई करोगे 1 किलो पानी को, तो आपका 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको 8360 जूल की हीट देना पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। या अगर 2 किलो पानी है और उसको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो भी 8360 डिग्री सेल्सियस आपको 8360 जूल हीट आपको देना पड़ेगा। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की बहुत ज़्यादा है। हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड अगर आप लें, गोल्ड रिक्वायर्स ओनली 130 जूल। 1 किलो गोल्ड लो
और उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको मात्र 130 जूल लगेगा हीट। पानी की कितनी है? 4180। उसके कंपैरिजन में गोल्ड को कितनी लग रही है? मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से 1 किलो पानी को अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको 4180 जूल लगेगा। लेकिन वही 1 किलो गोल्ड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है 130 जूल में काम हो जाएगा। अगर आप उसको 4180 डिग्री 4180 जूल की हीट गोल्ड को दोगे, आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। कैलकुलेट करके देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए क्या बोल रहा हूँ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है। जैसे गोल्ड अगर है तो गोल्ड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 130 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। वही मर्क्यूरी की 138 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसीलिए क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है और क्योंकि वो लिक्विड है, इसलिए मर्क्यूरी को थर्मामीटर्स में यूज किया जाता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाए, कम हीट में भी, और आपको क्लियर डिमार्केटेड दिखा है। 138 जूल अगर आप पानी को दोगे पता ही भी नहीं चलेगा कि पानी का टेम्परेचर इतना कम बढ़ेगा, डेसिमल्स में बढ़ेगा। वो यहाँ 1 डिग्री बढ़ जाएगा 138 जूल में। इसलिए मर्क्यूरी जो जनरली यूज की जाती है थर्मोमीटर्स में, वो इसी वजह से यूज की जाती है। कॉपर की बात करें, 1 किलो कॉपर लो और उस कॉपर को आप हीट करो। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए सिर्फ 390 जूल लगेगा, ओनली 390 जूल। इसका मतलब अगर आप 1 किलो कॉपर लेते हो और 1 किलो पानी लेते हो और दोनों को 4180 जूल की हीट देते हो, तो टेम्परेचर पानी का तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, लेकिन उसके मुकाबले इसका कॉपर का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस से करीब बढ़ जाएगा, करीब 1100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अलग अलग जितने भी सब्सटेंस हैं, हर एक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग रहता है। फॉर एग्जांपल स्टील का है 447, आयरन का है 480, वुड का है 1755 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट है इसकी जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर उधर कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और आपको पहले ही बता दिया था कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, उसी ढंग से केरोसिन जो है 2090 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जनरल मटेरियल में, मैं सिर्फ जनरल मटेरियल की बात कर रहा हूँ यहाँ, जनरल मटेरियल में वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है दैट इज 4180 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, दैट इज द मैक्सिमम। और इसी वजह से अपना जो अर्थ है, ये भी एक कारण है कि अर्थ पर इतना लाइफ वगैरह है। क्यों? देखो, अब आप सपोज करो आप आर्कटिक में जा रहे हो, आर्कटिक एरिया में आप लोगों को मालूम है बर्फ ही बर्फ है। ओके ना, वो बर्फ के ऊपर दिन के समय सूरज की रोशनी पड़ती है, हीट मिलती है। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती तो क्या वो पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती और पिघलकर समंदर के अंदर नहीं चली जाती? क्या आपका बम्बई रहता? क्या आपका न्यूयॉर्क रहता? नहीं, क्योंकि पूरा पानी वहां आ जाता है। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इस वजह से
हीट को एब्जॉर्ब करते हुए भी बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत है। अगर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सपोज करो कि मर्क्यूरी की जितनी होती, मतलब 138 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस अगर होती तो क्या होता? आर्कटिक में बर्फ नहीं होती, एंटार्क्टिक में बर्फ नहीं होती, कहीं पर बर्फ नहीं होती, पानी पानी होता, दिक्कत हो जाती। ओके, अगर ज्यादा होती 4180 से तो क्या होता? बर्फ के डेजर्ट्स बन जाते, बर्फ के डेजर्ट्स बन जाते, नदियों में फ्लो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो एक ऑप्टिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पानी की, जिसकी वजह से आज हम लोग इस अर्थ के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। गॉट इट? समझ में आ गया अब आप लोगों को? चलो, तो इससे अपन कैलोरीमेट्री की बात करते हैं। देखो, अगर आप गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हो तो क्या होता है? जितनी हीट गर्म पानी लूज करता, आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ओनली 2 बॉडी सिस्टम है, इसमें आप बकेट का टेम्परेचर मत देखो, एटमॉस्फेयर में जो डिसिपेट हो रहा उसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन, क्लियर आइडियल कंडीशन की बात करेंगे। तो आइडियल कंडीशन में जितनी ही गर्म पानी लूज करेगा, एग्जैक्टली उतनी ही हीट ठंडा पानी एब्जॉर्ब करेगा। कब तक ये गेम चलते रहेगा? जब तक कि पूरी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। ये मैं एक जानबूझकर अलग इसलिए समझा रहा हूँ अभी आपको, अदरवाइज ये आप लोग बाद में पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में जाकर कि कुछ मज़ेदार चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठंड के दिनों में जब आप गर्म पानी यूज़ करते हो गीज़र का नहाने के लिए, और अगर आपको गर्म पानी का टेम्परेचर और कितना मास लिया वो मालूम है, और अगर आपको ठंडा पानी का टेम्परेचर और कितना मास लिया वो मालूम है, और दोनों को मिक्स करते हो, तो जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने डिग्री सेल्सियस के पानी से आप नहा रहे हो। क्यों? क्योंकि हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट, हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस। सो अपन इसको एक न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको समझाता हूँ, खुद ही बना रहा हूँ तो अजीब से कोई आंसर्स आ सकते हैं, तो उसकी चिंता नहीं करना। सपोज करो कि आपके पास एक पानी की बकेट है, और वो जो पानी की बकेट है वो 20 लीटर की है। आपको मालूम है कि जनरली वैसे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन अपन जनरली पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लेते हैं। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पानी की डेंसिटी लेते हैं। उस हिसाब से अगर अपन देखें तो 1 लीटर पानी विल बी बराबर टू 1 kg। 1 लीटर पानी इक्वल टू 1 kg। ओके, तो 20 लीटर की पानी की बकेट है, इसका मतलब 20 kg पानी लिया जा सकता है। अब सपोज करो कि मैं आपसे बोलता हूं कि उस बकेट में मैंने 5 kg गर्म पानी एट 80 डिग्री सेल्सियस, आपके गीजर का जो फाइनल टेम्परेचर रहता है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बाद फिर कट ऑफ आ जाता है, मतलब और टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ते जाएगा तो देयर विल बी अ ब्लास्ट इन योर गीजर, तो इसके लिए उसमें कट ऑफ लगा रहता है, जिसकी वजह से 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी जैसे ही पहुँचता है वैसे ही आपका गीजर ऑफ हो जाता है। तो 5 kg 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिया, और उसमें मैंने 15 kg कितना बताऊँ 25 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया। ओके, और फिर दोनों को जब मिलाया
तो अपने को ये पता करना है कि व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर बॉडी. सो व्हाट आई हैव गॉट M1 इज इक्वल टू 5 kg. ठीक है. T1 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस. T2 is equal to 25 degree Celsius and M2 is equal to कितना 25 डिग्री. M2 15 kg. M2 equal to 15 kg. ठीक है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की सेम रहेगी, दोनों ही पानी है, इसलिए उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ M1S. लेट द फाइनल टेम्परेचर बी T, कैपिटल T. ओके. तो M1 मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय फाइनल टेम्परेचर ऐसा रहेगा. चेंज इन टेम्परेचर ये आएगा, चेंज इन टेम्परेचर ये आ जाएगा. ठीक है. M1S डेल्टा T1 इक्वल टू M2 इंटू S इंटू डेल्टा T2. सो 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 4180 मल्टीप्लाइड बाय T माइनस मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस T. 80 माइनस T will be equal to 15 multiplied by 4180 multiplied by T minus 25. दोनों तरफ से ये कटेगा, 5 कट गया, यहाँ पर बचा 3. तो ये हो जाएगा 80 माइनस T इज इक्वल टू 3 टाइम्स T माइनस 25 और 80 माइनस T इज इक्वल टू 3T माइनस 75 और 80 प्लस 75 इज इक्वल टू 4T और 8 और 7 15 155 इज इक्वल टू 4T और T इज इक्वल टू 155 अपॉन 4. 4 दिया 12. ठीक है. 12 के बाद यहाँ बचे 3, तो 8 चौक 32 डेसिमल. अब बचे कितने यहाँ पर 2, 0 लगाया. 38.5 डिग्री सेल्सियस जो रहेगा दैट विल बी योर फाइनल टेम्परेचर. आई एम सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी. इट इज 38.75 डिग्री सेल्सियस विच इज अ कंफर्टेबल टेम्परेचर नहाने के लिए. हाँ, अब जो लोग 10-10, 15-15 दिन नहीं नहाते उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जनरली जो नहाने वाले हैं उनके लिए ये टेम्परेचर ठंड के दिसंबर के महीनों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. ओके. अब आप लोग अपने मन से क्वेश्चंस बना सकते हैं और क्वेश्चंस बनाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेशन पार्ट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन कहाँ पर क्या यूज़ करना है ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ नोन एज कैलोरीमेट्री और इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो. अब हीट का टॉपिक शुरू हुआ है और पानी की बात ना करें, वाटर के बारे में बात ना करें, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है. ये आपके नॉलेज के लिए है. कोई क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला कभी, लेकिन आप अपना नॉलेज ब्रशअप करके रखें. कहीं से भी कोई भी ज्ञान मिले ले लेना चाहिए. ये बड़े संत आमिर खान साहब बोलकर गए तो ज्ञान ले लो, जहाँ से मिलता लपक लो. ओके, ठीक है. तो पानी के बारे में बात करें. आपने सुना है कि पानी, अब या कोई भी सब्सटेंस जो भी दुनिया में है,
अगर आप उनको गर्म करते हो तो वो एक्सपांड होते हैं। एक्सपांड होते हैं का मतलब क्या हुआ? उनकी डेंसिटी कम होती है और उनका वॉल्यूम बढ़ता है। एक्सपांड होने का मतलब यही है। पानी इसका एक लिमिट तक अपवाद है। सपोज करो कि आप बर्फ लेते हो, फ्रिज में से निकालते हो बर्फ और उस बर्फ को हीट करना चालू करते हो। उस बर्फ को हीट करना चालू करते हो, आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बर्फ और एक्सपांड नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी एंड दैट टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, इवन दो आपने उसको हीट किया है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट ए टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से वापस आप उसको और जब गर्म करना शुरू करोगे तो वापस उसकी डेंसिटी घटना चालू हो जाएगी और वॉल्यूम बढ़ना चालू। पानी के इस गुण का एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। सोचो, टुंड्रा रीजन में समंदर, टुंड्रा रीजन में समंदर जो रहता है, ऊपर बर्फ दिख जाती है आर्कटिक वगैरह साइड में, लेकिन इसके बावजूद नीचे का जो पानी है वो पानी के फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर पानी की ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो पूरा का पूरा बर्फ जम जाती और उसके अंदर की जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है वो पूरी की पूरी जम जाती, पूरी एक्वाटिक लाइफ वहाँ की खत्म हो जाती। बट दिस डज नॉट हैपन। बर्फ के नीचे समंदर में पानी होता है और वो जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिससे कि वहाँ की एक्वाटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव कर जाती है। क्यों? हवा की वजह से और दूसरे पैरामीटर्स की वजह से ऊपर के लेयर पर बर्फ जमना चालू। आइस इज ए वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वेरी बैड। इसलिए जब वो लेयर जम जाती है तो उसके नीचे जो पानी होता है, बर्फ बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए वहाँ से वो हीट रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में नहीं जाती, वहीं के वहीं बरकरार रहती है, जिसकी वजह से पानी पानी रहता है, बर्फ नहीं बनता और उसके अंदर एक्वाटिक रहता है। ऊपर वाले ने बड़ा विचित्र बनाई है ये दुनिया, हर चीज़ के लिए पूरा पहले से ही इंतजाम करके रखा है। अब आज बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों को, अब जो 9th में आप लोगों को है वो चीज़ अगले एपिसोड में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। टिल देन खुश रहो।